अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर निपट जाने के अनुमान कई बार लगाए गए हैं, लेकिन सहानुभूति की पिच उनके बाउंस बैक के लिए अक्सर मददगार रही है। सवाल ये उठता है कि अगर ये स्कैम नहीं था तो 4 साल तक सीबीआई कर क्या रही थी? देखिए मेरे दोस्त, हमारे देश में प्रोसेस इज द पनिशमेंट। अगर आपकी छवि एक बार पब्लिक के बीच में खराब हो जाए तो आप वापस बाल लौट के नहीं आ पाते हैं। ईडी के पास सर्फ एक्सेल है, जो वॉशिंग मशीन बीजेपी की है उसका जो सर्फ एक्सेल है वो ईडी के पास है। वो अपने हिसाब से डाल के उसमें व्यक्ति को धो देते हैं। किसी भी बीजेपी राज्य में कभी आपने सुना है कि ईडी ने कोई पुख्ता कार्रवाई की है? सबसे बड़ी बात ये हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी चर्चा भी नहीं हो रही थी कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी पार्टी को एक बड़ी संजीवनी मिल गई है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होने हैं। क्या नितिन नवीन बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष राज्यसभा आएंगे? उपेंद्र कुशवाहा को भेजेगी बीजेपी। एक जो हो सकते हैं पवन सिंह, उनके नाम की भी बड़ी चर्चा है, तो वो एक हो सकते हैं। और 5वीं सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एमआईएम या किसी और से तोड़ करके। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र में गरारी कैसे फंस गई है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब थोराट, इन तीनों में शायद एक कोई व्यक्ति आगे आ जाए। आदेश सबसे कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि अभिषेक मनु सिंघवी का एक तरीके से लग रहा है कि पक्का है। उसी तरीके से बीजेपी से भी एक चेहरा जो पक्का माना जा रहा है वो है रवनीत सिंह बिट्टू का। वो ये कहूंगा कि भैया अच्छे वकील बनो, काबिल वकील बनो और राज्यसभा सीट आपके घर पे आएगी। पत्रकारों से बेटर चांस है। वो जमाने गए पत्रकारों वाले। हाँ, भारत इजराइल संबंधों पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री वहां होकर के आए हैं तो क्या लेकर के आए हैं हमारे लिए? अगर आप देखें कि 2017 में नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल गए थे किसी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर, तो 2018 में वो फिलिस्तीन भी तो गए थे। कि इजराइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे कैसे निकल गया? देखिए, इसका सीधा एक सरल मतलब है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। केवल इजराइल के साथ नहीं, चाहे आप देखें कि प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ महीनों के दौरान या बीते एक साल के दौरान देखें तो वो कतर में नजर आते हैं, वो ओमान में नजर आते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं, वो जॉर्डन जाते हैं, वो इजराइल जाते हैं। मुझे लगता है भारत का जो ये लेन देन इजराइल के साथ है ना, ये मोदी जी के न जाने के बिना भी हो सकता था। मेरी बड़ी अभी भी उलझन है, मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी इस समय इजराइल क्यों गए। Brought to you by Rajnigandha, Sensodyne DSP and Goldie Masale. अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर निपट जाने के अनुमान कई बार लगाए गए हैं, लेकिन सहानुभूति की पिच उनके बाउंस बैक के लिए अक्सर मददगार रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में उन्हें शराब में डूबी सरकार के विशेषण से नवाजा था, उनकी पार्टी और सरकार को। और इसके 2 हफ्ते बाद ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। केस के मेरिट को खारिज कर दिया और सीबीआई को डांट लगाई सो अलग। क्या ये फैसला केंद्रीय जांच एजेंसियों के साख के सवाल को फिर से बहस में लेकर के आएगा? और क्या दिल्ली और उससे भी पहले गुजरात में झाड़ू की आक्रामक राजनीति की वापसी हो सकती है? इस पर बात करेंगे। साथ ही 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों पर भी बात होगी। 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होने हैं। क्या नितिन नवीन बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष राज्यसभा आएंगे? शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र में गरारी कैसे फंस गई है? हरियाणा में क्या एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं हैं? और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की तपस्या क्या इस बार पूरी हो जाएगी? इसके बाद संक्षेप में भारत इजराइल संबंधों पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री वहां होकर के आए हैं तो क्या लेकर के आए हैं हमारे लिए? और ये किस्सा भी कि इजराइल टेक्नोलॉजी में कैसे इतना आगे चला गया, छोटा सा ही इतिहास है तब भी। शुरू करते हैं राजनीतिक चर्चा का साप्ताहिक कार्यक्रम नेता नगरी। मैं हूं कुलदीप मिश्र। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। तो दिल्ली के शराब घोटाले से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। इस सत्र में हमारे साथ हैं राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी। हमारे साथ आदेश रावल हैं, कंसल्टिंग एडिटर पॉलिटिक्स, और पंकज झा, पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप। राजदीप जी, आपसे शुरू करें। अब तो ये प्रश्न भी उठेगा, अभी 5 फरवरी को ही इसी बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने
संसद में ये बात कही थी कि एक पार्टी जो शराब में आकंठ डूबी हुई है, शराब घोटाले में डूबी हुई है, और शीश महल का भी जिक्र उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता चुनाव से पहले दिल्ली विधानसभा के और उसके बाद भी बार बार इस घोटाले का जिक्र करते रहे, पर आखिरकार दोनों बड़े चेहरे इससे बरी हो गए। ये प्रश्न भी उठेगा आपकी, शराब घोटाला हुआ भी था या नहीं हुआ था? देखिए, शराब घोटाला कुलदीप हुआ या नहीं था, नहीं हुआ था, ये तो कोर्ट ऑर्डर पर हम इस समय जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर ने साफ कहा है कि सीबीआई ने ऐसे कोई प्रमाण नहीं दिए, और बहुत ही टफ ऑर्डर है, बहुत ही सख्त ऑर्डर है। कोई ऐसे प्रमाण नहीं दिए या विटनेस नहीं पेश किए जिससे यह साबित हो कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य जो आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल गए कई उनमें से, उनका कोई इस शराब पॉलिसी स्कैम से लेना देना था। अब स्कैम था या नहीं ये बात अलग है, क्योंकि देखिए पॉलिसी तो कैंसिल हुई थी, कई बातें तब उठी थी। आपको याद होगा कि इस पर पहली जो तकरार, पहली कंप्लेंट की थी वो कांग्रेस ने की थी, अजय माकन ने पहली की थी, भाजपा ने नहीं। लेकिन और जितने भी टेंडर्स थे वो सब रद्द हुए और एक नई उस पॉलिसी को बिल्कुल उस समय दिल्ली सरकार ने उस पॉलिसी को खत्म कर दिया था। अगर ये सवाल जरूर उठ सकता है कि अगर स्कैम नहीं था तो आपने पॉलिसी बंद क्यों की, आपने पॉलिसी चलने देनी चाहिए थी, आपने टेंडर क्यों कैंसिल किए। लेकिन मुझे लगता है हमें इस समय कोर्ट ऑर्डर पर जाना चाहिए, और कोर्ट ऑर्डर ने साफ तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को पूरी तरह से डिस्चार्ज किया है, मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप क्योंकि ये परसेप्शन की भी लड़ाई होती है और कानून की भी, कानून के दायरे में आज अरविंद केजरीवाल इज इनोसेंट। जैसे उन्होंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूं, एक बार फिर मैंने ये साबित किया। तो वो है परसेप्शन, किस तरह से आप बनाएं। सवाल ये उठता है कि अगर ये स्कैम नहीं था तो 4 साल तक सीबीआई कर क्या रही थी? जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि आपने विटनेसेस किस तरह के प्रोड्यूस किए जो बिल्कुल साबित नहीं कर पाते थे कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया का कोई हाथ था। अगर आपकी कोई स्कैम नहीं था तो मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने ही 500 दिन से ज्यादा जेल में क्यों रखा, अरविंद केजरीवाल को 150 दिन से ज्यादा। देखिए मेरे दोस्त, हमारे देश में प्रोसेस इज द पनिशमेंट। जो यंत्रणा होती है वही आपके लिए सजा बन जाती है। आपको कोर्ट कचहरी के राउंड लगाने पड़ते हैं। तो आई कैन ओनली गो बाय फैक्ट्स। आज के फैक्ट्स ये है कि कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई स्कैम नहीं था। दैट इज व्हाट द कोर्ट सीम्स टू सजेस्ट, दैट देयर वाज नो स्कैम। एंड इफ देयर वाज नो स्कैम, फिर 4 साल क्यों लगे आपको? क्यों आपने 150 दिन तक अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिली, या मनीष सिसोदिया को 500 से ज्यादा दिन बेल क्यों नहीं मिली? सवाल उठेंगे इसलिए लोअर कोर्ट्स पर भी, सवाल उठेंगे केंद्र सरकार पर भी, और सवाल उठेंगे सीबीआई की कार्रवाई पर। आई थिंक दैट शुड बी आवर फोकस। स्कैम हुआ नहीं हुआ, ये इस समय हम केवल जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं उस हिसाब पर जा सकते हैं कुलदीप। देयर इज नो पॉइंट टुडे स्पेक्युलेटिंग कि क्या स्कैम हुआ था या नहीं, कोई साउथ लॉबी थी या नहीं जिनको ये सब टेंडर्स दिए गए थे, फिर वो टेंडर्स क्यों कैंसिल हुए। ये सब जो सवाल हैं वो अब अगर सीबीआई जो अपील करने जा रही है हाईकोर्ट में, ये दोबारा उनके सामने आएंगे। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं और 100% उस पर बात करनी चाहिए, और बहुत तरह के आरोप इसके पहले केंद्रीय एजेंसियों पर विपक्ष के नेता लगाते रहे हैं। सीबीआई तो बड़े स्तर पर कई तरह के केसेस में जांच करती है, उसका भी मेरे पास इमीडिएटली डेटा नहीं है। इसी मामले में ईडी ने भी केस दर्ज किया था, और पहले ईडी के, अब ये कहा जा रहा है चूंकि सीबीआई का केस खारिज हो गया है तो ईडी का केस जो अभी चल रहा है वो भी संभवतः कमजोर हो जाए। लेकिन 2015 से 2025 के बीच ईडी ने जो शिकायतें दर्ज की वो थी 1398 शिकायतें दर्ज की, जिसमें दोष सिद्धि के आदेश आए हैं 8, यानी कि 8 लोगों को सिर्फ उसमें गिल्टी पाया गया, 8 केसेस में गिल्टी पाया गया। जो कन्विक्शन रेट हो जाता है वो 0.14% हो जाता है टोटल केस का, नॉट इवन 0.5%।
ये वाली बात विपक्ष को, अरविंद केजरीवाल को और पुरजोर तरीके से उठाने का अवसर अब मिलेगा कि राजनीतिक रंजिश, पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से केंद्र सरकार की अधीन आने वाली एजेंसियों ने कार्रवाई की है। क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं था, इसमें केसीआर की सुपुत्री के कविता भी मामले में अरेस्ट हुई, उन पर भी केस हुआ। कई और विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जाता रहा है। तो आने वाले समय में अभी जब विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या ये बात और पुरजोर तरीके से आपको लगता है कि सीबीआई इससे जो है छवि के स्तर पर केंद्र सरकार के लिए एक ये बड़ा सेटबैक है कि उनकी एजेंसियों पर नाकाम रही हैं वो दोष सिद्धि के लिए? देखिए, एक बात तो साफ है कुलदीप भाई, 100% हम कह सकते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग होता है। ये वॉशिंग मशीन भी 100% सही है कि अगर आप सरकार के साथ शामिल हो जाए तो आपके जितने भी केसेस हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। मेरे महाराष्ट्र का आप उदाहरण लीजिए, केस पे केस जो शिवसेना के विधायक थे या एनसीपी के विधायक थे, जैसे उन्होंने सरकार में वो शामिल हो गए, सब केसेस स्लो डाउन हुए। और ये जनता जानती है, जनता कोई मूर्ख नहीं है। जनता ये अरविंद केजरीवाल के केस के बाद जनता का जो सस्पिशन था कि ये हो रहा है वो और भी पुख्ता हो जाएगा। लेकिन एक आंकड़ा, इतने जो केसेस हुए हैं जो आपने कहा पिछले 10 साल में, 95% ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हुए हैं। जितने भी पॉलिटिकल केसेस ईडी ने किए हैं, 95%, 95% आर विद ऑपोजिशन। क्या आप कह रहे हैं मुझे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग कोई एक मध्य प्रदेश में नहीं होती? क्या उत्तराखंड में नहीं होती? क्या मेरे दूसरे राज्य गोवा में नहीं होती? जहां एक अब तो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से गोवा को बेचा जा रहा है, वहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। किसी भी बीजेपी राज्य में कभी आपने सुना है कि ईडी ने कोई पुख्ता कार्रवाई की है? तो जनता ये जानती है। अरविंद केजरीवाल के इस केस के बाद और जिस तरह से ये ऑर्डर बना है, जो हेडलाइंस कल बनेंगे, उससे ये बात और पुख्ता होगी कि ईडी, सीबीआई, इन सब केंद्र, दिल्ली पुलिस, उसका भी गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस केस में क्या हो रहा है। तो ये लोगों के मन में बैठ गया है। हाँ, विपक्ष इसको उठाएगी, विपक्ष ने पहले भी उठाया था, वॉशिंग मशीन के बारे में उठाया था। इससे ये नहीं है कि माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा या लोग सरकार विरोध में आ जाएंगे, लेकिन कम से कम मैं तो इतना चाहता हूं कि मीडिया वाले तो कम से कम आप इस पर बात करें कि ये वॉशिंग मशीन किस तरह से चलता है, इस पर बात तो करें हम मीडिया वाले। तो हमें तो अब और एक तरह से और एक प्रमाण मिल गया है ये दिखाने के लिए कि आप 4 साल से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करते हैं, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करते हैं, अन्य नेताओं को अरेस्ट करते हैं, एक ऐसे समय पर करते हैं जहां पहले तो जनरल इलेक्शन आने वाले थे, फिर दिल्ली चुनाव आने वाले थे। तो ये सवाल पूछना कम से कम हमारा दायित्व है। जनता पूछे ना पूछे, विपक्ष देखिए क्या इस मामले को और आगे बढ़ाएंगी, इस पर सवाल है। आज भी आप देखिए कांग्रेस से क्या रिएक्शन आ रहे हैं। अभी मैं प्रताप सिंह बाजवा से बात कर रहा था, कांग्रेस के नेता पंजाब से हैं। उनका कहना है ये पूरे केस में डील हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, कि बीजेपी चाहती है आम आदमी पार्टी को एक जीवन दान मिले ताकि पंजाब और गुजरात और उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी उभर कर कांग्रेस का वोट काटे। अब कांग्रेस को लगता है डील हुई है। अब तो मुझे नहीं लगता विपक्ष एक स्वर में अरविंद केजरीवाल के साथ रहेगा या पूरी तरह से सरकार को कटघरे में रखेगा। लेकिन जनता, मीडिया को ये सवाल कुलदीप जरूर पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। नहीं, अगर आप लोगों को 150 दिन, 300 दिन, 500 दिन जेल में रखते हैं और फिर कोर्ट कहता है कि इस मामले में कुछ नहीं था, तो हु इज अकाउंटेबल? जवाबदेही किसकी है? ये सवाल तो पूछना वाजिब है कि नहीं? बिल्कुल। और ललन टॉप जी, ललन टॉप के नजरिए से बिल्कुल मैं आश्वस्त कर सकता हूं आपको कि हम अपना राजधर्म निभाते हैं हमेशा, सत्ता से सवाल और विपक्ष से सहानुभूति रखे बिना। मैं एक आदेश जी ये बताएं मुझे कि ये जो बात है, क्या ऐसा कहा जा सकता है इसके बाद, दिल्ली की राजनीति आपने देखी हुई है,
कि आम आदमी पार्टी की छवि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, इसमें कोई शक नहीं कि धूमिल उसमें एक डेंट पड़ा था उनकी ईमानदार छवि में, क्या वो रीइंस्टेट होगी? अब वो क्या वो उसकी बहाली होगी? आज अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले तो उसमें दो ही दृश्य हैं, एक उनका भावुक होना और दूसरा ये दोहराना कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ये परसेप्शन का मसला है, लेकिन क्या ये जो पहचान आम आदमी पार्टी जिसको अपने माथे पर ओढ़ कर चली थी जब से लॉन्च हुई, ये पहचान अब रीइंस्टेट होगी? इसकी बहाली इस घटना के बाद से अब ज्यादा तेजी से होगी? बड़ा मुश्किल होता है माफ कीजिए कुलदीप, की अगर आपकी छवि एक बार पब्लिक के बीच में खराब हो जाए तो आप वापस बाल लौट के नहीं आ पाते हैं। आप देखिए, आप याद कीजिए यूपीए का सेकंड कार्यकाल, जहां पे कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, इन सबके लेके पूरे मुझे लगता है कि एक बड़ा भयंकर कैंपेन चला, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी कभी उभर नहीं पाई उन घोटालों के आरोपों से। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए तो उसके बाद जब उनके ट्रायल चल रहे थे तो उसमें किसी को सजा नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता सबको बरी कर दिया गया। और कोयला घोटाला के आरोपी तो भाजपा में शामिल हो गए और वो भाजपा के सांसद भी हो गए। तो आज तक अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार छवि थी, जिस बात को लेके वो आए थे, लोकपाल की बात करके आए थे, करप्शन मुक्त भारत की बात करके आए थे, और उसके बाद जब उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है कि उसी कारण से वो दिल्ली का चुनाव भी हार गए। और जिस व्यक्ति से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, जो एक सपना दिखा के आए थे और फिर वो सपना टूट जाए, तो इस बात की चर्चा आज जनता के बीच में नहीं होगी जो आज कोर्ट ने कहा है। क्योंकि जब चुनाव के दौरान जो बड़ा भयंकर कैंपेन चला, मैंने तुलना इसलिए की है कांग्रेस पार्टी के उन घोटालों के साथ अरविंद केजरीवाल की, कि कांग्रेस भी वो वापस नहीं पा पाई है वो चीज की। वो ये लोगों के बीच में आज तक संदेश ये नहीं गया है कि वो जो घोटाले हुए थे उनका आधार क्या था, और बाद में कांग्रेस पार्टी उनसे बरी हो गई। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी जहां आज खड़े हुए हैं, आज भले ही उनकी आंखों में आंसू आ गए या वो भावुक हो गए, जो भी आज वो बातें कहेंगे, लेकिन वो जो आरोप उनके ऊपर लगे थे उनका दामन जो है पूरा साफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि पब्लिक के अंदर जो परसेप्शन एक बार चला जाता है, पब्लिक ज्यादातर उसी पे रहती है। अब आप एक चीज देखिए कि इन दोनों घटनाओं का बेनिफिशियरी कौन है। कांग्रेस के दौरान जो ये घोटाले हुए, उसके बाद उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। अब जो घोटाले हो रहे हैं, जिन घोटालों की बात हो रही है, जो दिल्ली की बात हो रही है, जो आज जिसमें क्लीन चिट मिली है, उसका फायदा किसे मिला? उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। दिल्ली में उनकी सरकार बनी। तो परसेप्शन की लड़ाई में जब आप हार जाते हो और आपको लगता है कि आप वापस अपने आप को वहीं खड़ा कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत है। अब आज का ये जो आप एपिसोड देख रहे हो, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ये दोनों मिले हुए आपस में। एजेंसीज का दुरुपयोग ये साफ साफ दिखाई देता है। ईडी के पास सर्फ एक्सेल है, जो वॉशिंग मशीन बीजेपी की है, उसका जो सर्फ एक्सेल है वो ईडी के पास है। वो अपने हिसाब से डाल के उसमें व्यक्ति को धो देते हैं। और आप देख लीजिए स्टेट वाइज जितने भी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के और क्षेत्रीय पार्टियों के भाजपा में गए हैं, उन सबके ऊपर बड़े आरोप हैं, करप्शन के आरोप हैं। ऐसा क्या है जो भी राजदीप जी बोल रहे थे कि भाजपा का एक भी नेता के ऊपर करप्शन के आरोप नहीं लगते? तो एजेंसीज का दुरुपयोग है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन कोई ये बता सकता है कि 156 दिन जब तिहाड़ जेल में केजरीवाल रहे और 530 दिन मनीष सिसोदिया रहे, उनको वापस कौन लौटा के देगा वो दिन? कोई जिम्मेदार है इस बात को लेके कि 686 दिन एक बड़ी पार्टी के एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल में रहे, वो कौन लौटाएगा उनको? इसकी जवाबदेही किसकी है? आप भले ही कह दे कि सीबीआई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या कार्रवाई? सीबीआई तो अपने अकाउंट का ऑर्डर फॉलो कर रही थी। तो पॉलिटिकल एजेंसीज का मिसयूज करके आप कितने नेताओं को प्रताड़ित करते हैं, कैसे उनके राजनीतिक जीवन प्रभावित होते हैं, कैसे उनके परिवार पर उसका असर पड़ता है, ये बहुत गहरा मसला है। ये इतना सिंपल नहीं, इतना साधारण जैसी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, एजेंसीज की भी, सरकारों की भी, और कोर्ट्स को भी कहना चाहिए कि 4 साल क्यों लग जाए, क्यों लग रहे हैं आपको, इसमें जल्दी फैसले क्यों नहीं हो सकते? और जब आपके पास ठोस आधार नहीं है, आपने जेल भेज दिया उनको। कोर्ट ने आज वैसे खासी फटकार लगाई, सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ जांच का आदेश भी दिया। लेकिन एक चीज बताइए, ये जो बात राजदीप जी कह रहे थे प्रताप सिंह बाजवा के आधार से बातचीत के आधार पर कि कांग्रेस में
उनको ये लगा कि साहब ये दोनों पार्टियों की डील है। आप कह रहे थे कि किस घटना से फायदा किसको है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ ठीक ठीक प्रदर्शन करने की स्थिति में दिखती है। अगर अपने संगठन पर थोड़ा और काम कर ले तो गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर करती है तो कांग्रेस का नुकसान होगा और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जासूस इसी तरह से काम करता है कि इस हत्या से फायदा किसको हो रहा है वो प्रोबेबल सस्पेक्ट है, यूजुअल सस्पेक्ट है। कांग्रेस के भीतर क्या इन जनरल ये फीलिंग है या ये एक नेता का बयान आपको लग रहा है? आपको ये लग रहा है आगे चल के कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही कहने वाले हैं क्या? देखिए, पंजाब के चुनाव को देखते हुए अगले साल मार्च में पंजाब में चुनाव है और उसके बाद साल के आखिर तक गुजरात में चुनाव होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस इसके अलावा कुछ और कह भी नहीं सकती। कांग्रेस को टारगेट करना ही पड़ेगा पंजाब के चुनाव को देखते हुए और खासतौर पर पंजाब के नेताओं को। अब आपने बात की गुजरात की। गुजरात में मुझे लगता है कि जिस तरीके से जहां जहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है वहां कांग्रेस पार्टी जमीन पे बैठ जाती है। उसके उदाहरण है, पहला उदाहरण दिल्ली का है, दूसरा उदाहरण है आप देखिए गुजरात का 2017 में जब कांग्रेस पार्टी 77 सीट्स पे आई और उसके बाद जब 22 का चुनाव आया तो अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर को जोड़ देंगे तो बिल्कुल बराबर बैठता है। यानी उसके हिस्से की जो सारी सीटें थी वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई। आप गुजरात में आपने देखा, गोवा में आप देख लीजिए, पंजाब में ये स्थिति है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात में नंबर 2 की पार्टी आम आदमी पार्टी हो गई है, नंबर 3 पे कांग्रेस पार्टी चली गई और उसको वापस रिस्टेन करने के लिए कोई ठोस कदम कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है और बीजेपी को इसमें फायदा होता है। तो कांग्रेस पार्टी को एक आत्ममंथन की जरूरत है। ठीक है, आप पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना पड़ेगा क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आम आदमी पार्टी सत्ता में है। आप देखिए 2 राज्य ऐसे थे, पंजाब और केरल, जहां इंडिया अलायंस में होने के बावजूद दोनों पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ी थी क्योंकि इन राज्यों में समझौता नहीं हो सकता था। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। प्रताप सिंह बाजवा ने अगर ये स्टेटमेंट राजदीप जी को दिया है तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि पंजाब की राजनीति में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। पंकज जी, एक बात कि ये वो पार्टी है आम आदमी पार्टी जो इतिहास में, छोटा ही इतिहास है इसका, लेकिन सहानुभूति की लहर पर चुनाव लड़ने के लिए विख्यात रही है और सफलतापूर्वक। हमें याद है कि बीच में पद छोड़ दिया था, फिर पद छोड़ने के लिए माफी मांगी, उसके बाद चुनाव में गए और बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से जीत करके आए। ये जो दृश्य हैं, ये जो सहानुभूति की लहर है, ये राजनीतिक तौर पर फायदा देगी आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये जो आज राव एवेन्यू कोर्ट से जो आज फैसला आया है, मैं अभी पढ़ ही रहा था, चूंकि 538 पन्नों का बहुत लंबा फैसला है, तो उसमें ये एक बात तो मान लीजिए कि सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त हुए हैं, अभी बरी नहीं हुए। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बनता है। दूसरी बात ये है, नहीं, पर आज की तारीख में तो निर्दोष हैं वो, अभी तक के आज की तारीख में कह सकते हैं कि वो एक तरीके से दोष मुक्त है। सबसे बड़ी बात ये हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी चर्चा भी नहीं हो रही थी कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी पार्टी को एक बड़ी संजीवनी मिल गई है। और अरविंद केजरीवाल, जैसा आपने खुद जिक्र किया, कह रहे थे कि कैसे सहानुभूति के नाम पर कैसे बाउंस बैक करते हैं। अरविंद में वो तमाम खूबियां हैं कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं और ऐसा करके उन्होंने दिखाया भी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री के पद से और फिर जगह जगह हाथ जोड़कर माफी मांगा कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमको एक और मौका दीजिए, और दिल्ली की जनता ने उनको मौका दिया भी। तो जो पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स होता है उसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग। और इसका सबसे पहला ऐसे टेस्ट जो होगा 2 महीने बाद गुजरात में लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं। और उसमें आप देखिएगा कि ये जिस तरीके से आज निकले और भावुक अपील की और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। मैं अभी कुछ देर पहले संजय सिंह को सुन रहा था, कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे देश से, अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार से माफी मांगे। ये सब एक नैरेटिव बनाया जाएगा और मुझे लगता है कि ये लोग उस सहानुभूति के वोट के आधार पर यहां से लेकर अगले साल, जैसा आदेश कह रहे हैं, पंजाब में चुनाव है, फिर अगले साल के आखिर में गुजरात के चुनाव है, वहां तक मोमेंटम बना रखने में सक्षम है अरविंद केजरीवाल। उन पर डिपेंड करता है कैसे आगे बढ़ते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक चुनाव और होने हैं राज्यसभा के 16 मार्च को ही, अभी इसी महीने
37 सीटों की पर वो चुनाव होने हैं, 10 राज्यों की जो सीटें खाली हो रही हैं। हम अब उस बातचीत की ओर बढ़ेंगे। आदेश जी, सबसे पहले आपकी ओर आ रहा हूं। राजस्थान और हरियाणा का बता दीजिए, क्या राजस्थान में इस बार हम लोग संभावित उम्मीदवारों पर बात करेंगे और उन पर भी करेंगे वो सीटें जहां पर फाइट हो सकती है? कुछ तो नंबर गेम के हिसाब से लगभग स्पष्ट होता है कि कहां से किसका उम्मीदवार जीत जाएगा, पर जहां लड़ाई होने की उम्मीद है, क्या पहली बात तो ये कि राजस्थान से पवन खेड़ा की तपस्या इस बार पूरी होगी? पिछली बार उन्होंने कहा था कि तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। नहीं, मुझे लगता है कि आपको मध्य प्रदेश भी ऐड करना चाहिए, वहां ज्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। देखिए, वहां के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को प्रस्ताव दिया है कि आप मुझे मध्य प्रदेश की राज्यसभा दे दीजिए और मैं आपको नवीन पटनायक से बोल के एक राज्यसभा कंपनसेट कर दूंगा। तो अब देखना है मुझे कि राहुल गांधी क्या उस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा की सीट देंगे। लेकिन क्या है ना, क्या वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके नाम में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी का चुनाव चिन्ह आता है? हाँ, वही है। पावरफुल आदमी है, बहुत ताकतवर है, दून स्कूल के पढ़े हुए हैं, दून स्कूल में उनके दोस्त थे नवीन पटनायक, तो उन्होंने ये कंपनसेशन की बात की है कि मुझे एक सीट दे दीजिए आप, तो मैं आपको एक सीट वहां से दिलवा दूंगा। और मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा गांधी परिवार के लिए कमलनाथ को मना करना। जब आपने इतना कह दिया तो मैं बोल ही देता हूँ। दूसरा, आपने कहा राजस्थान में देखिए एक सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आएगी। वहां से जो सिटिंग कैंडिडेट है वो नीरज डांगी हैं, अशोक गहलोत के काफी नजदीकी हैं, दलित नेता हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो है भवर जितेंद्र सिंह, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के और असम के प्रभारी हैं। और तीसरे कैंडिडेट का नाम आप जोड़ सकते हैं पवन खेड़ा के रूप में, क्योंकि पवन खेड़ा राजस्थान से आते हैं। यहाँ कोई चुनाव का अंदेशा नहीं लगता मुझे। अब आते हैं हरियाणा पे, मेरे गृह राज्य पे जी। हरियाणा में, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? नहीं मैं, हाँ, हरियाणा में 37 एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के पास। 30 का संख्या बल चाहिए, 30-31 का आपका कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने कैंडिडेट दे दिया तो कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जैसा कि पिछले 2 चुनाव में हमने देखा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर अजय माकन चुनाव हार गए थे। उससे पहले आर.के. आनंद चुनाव हार गए थे और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा जीत गए थे बीजेपी के समर्थन से। और जब अजय माकन चुनाव हारे तब कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते, जो कि एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं और बल्कि अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा आपस में रिश्तेदार भी हैं। तो ये 2 घटनाएं घट चुकी हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवार हरियाणा आने से बचना चाहते हैं, डर रहे हैं वो कि ऐसा ना हो कि चुनाव हो जाए और फिर से हार जाएं। और बीजेपी ने ये मन बना लिया है कि वो अपना कैंडिडेट दे के रहेंगे। अब हरियाणा में 2 खेमे हैं, एक खेमा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरा खेमा है कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और राव नरेंद्र का, जो वहां के अध्यक्ष हैं। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के जो कैंडिडेट हैं वो राव नरेंद्र हैं और उधर हुड्डा साहब के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट उदयभान हैं, आनंद शर्मा हैं और एक कैंडिडेट हैं जो उनके काफी नजदीकी हैं, जितेंद्र भारद्वाज और राव दान सिंह भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यादव को नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक यादव को अध्यक्ष बना रखा है। लेकिन ज्यादा आशंका इस बात की है कि हरियाणा के किसी व्यक्ति को ना भेज के बाहर के व्यक्ति को वहां पे ला सकते हैं। उसमें एक नाम पवन खेड़ा का भी है, उसमें एक नाम अभिषेक मनु सिंघवी का भी है। लेकिन आखिरी जो चर्चा है वो मुझे लगता है कल या परसों में होगी, जहां खड़गे साहब, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल बैठ के चर्चा करेंगे। एक राउंड की बातचीत उनके बीच हो चुकी है और क्योंकि 5 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, तो कांग्रेस पार्टी इतना पहले फैसले कभी नहीं करती है। वो बिल्कुल 4 तारीख को ही बताएगी अपने कैंडिडेट्स को कि हमने आपको ऐसे आपको हम राज्यसभा भेज रहे हैं। तो इस तरीके की चर्चा भी चल रही है। अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं और हर आदमी जो है वो अपने अपने कैंडिडेट मतलब उस उम्मीदवारी को लेके खेल रहा है, अपने अपने गोटियां सब फिट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि हाँ ये सीट पक्की है और ये फला व्यक्ति जो है उस राज्य से राज्यसभा जा रहा है। ठीक है, दो नाम जरूर पक्के हैं, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब जिनकी रिपीट होगी और दूसरा नाम है अभिषेक मनु सिंघवी का। सिंघवी साहब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिंघवी साहब 2024 में जब राज्यसभा का चुनाव हारे हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तो उनके हारने के बाद राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को फोन किया था और कहा था कि अपने एक सिटिंग सांसद को रिजाइन कराइए और उसकी जगह पे सिंघवी साहब को भेजिए। तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि सर ये मैं तय कर, इनको मैं राज्यसभा भेज दूंगा, कैसे भेजूंगा मेरे पे छोड़ दीजिए।
तो उन्होंने चंद्रशेखर राव के एक सांसद जिनके 2 साल बचे हुए थे उनको बुला के कहा कि आप इस्तीफा दे दो, मैं आपको तेलंगाना में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दूंगा। उनका इस्तीफा हुआ, वो वहां पे कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला और इस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो राज्यसभा पहुंचे। अब उनके 2 साल पूरे हो गए हैं, तो अब उन्हें फिर से 6 साल के लिए राज्यसभा भेजा जाएगा। वो गिफ्ट का साइकिल चलता है इसको। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ बता दीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी का राजनीति में ये जो पुनर्उभार हुआ है, मतलब पावर में एक समय ऐसा लगा था ना, वो जो एक विवाद जिससे उनका नाम जुड़ा, लेकिन इसके बाद राज्यसभा के लिए हमेशा तैयार रहे उनकी सीट लेकर के। इसका कारण क्या है? मतलब अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों भेजना? देखिए, जितने भी देश के बड़े वकील हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में या दूसरी पार्टी में हो, कपिल सिब्बल साहब को समाजवादी पार्टी ने भेज दिया, सिंघवी साहब को भेज दिया, केटीएस तुलसी राज्यसभा में है, उनकी भी रिपीट हो सकती है, लेकिन उनके शायद हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। तो वकीलों की इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है पार्टी के अंदर, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण जो जितने भी केसेस हैं वो सब इन्हीं के पास होते हैं। एक समय तो ऐसा भी आया था जब सिंघवी साहब को राज्यसभा नहीं हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि मैं इनको भेज देता हूँ। टीएमसी ने भी इनको भेज दिया था या ये बोल दिया था। तो वकीलों के लिए राज्यसभा की कमी नहीं है। तो मैं तो आने वाली पीढ़ी को ये कहूंगा कि भैया अच्छे वकील बनो, काबिल वकील बनो, और राज्यसभा सीट आपके घर पे आएगी। पत्रकारों से बेटर चांस है। वो जमाने गए पत्रकारों वाले, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। अच्छा, तो मैं राजदीप जी की ओर बढ़ जाता हूँ। ठीक रहेगा, मैं वही कह रहा था। राजदीप सर कैसे हैं? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? मतलब आप गोवा से हैं आई नो, पर महाराष्ट्र पर भी आपका दावा है। महाविकास अघाड़ी कहाँ अटकी हुई है? शरद पवार को कुछ लोग चाहते हैं, एनसीपी के लोग, कि उनको जाना चाहिए। अब राज्यसभा में उनकी एक उम्र हो गई है, पर आदित्य ठाकरे बताया जाता है कि इस बात से सहमत नहीं है, और भाई ज्यादा सीटें तो यूबीटी के पास ही हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस हफ्ते में मुंबई में था, विधानसभा का दौरा, मैंने बहुत दिनों के बाद विधानसभा के गलियारों में जाकर लोगों से बात की। और महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की स्थिति ऐसी है, 7 सीटें हैं कुल मिलाकर। सत्ता पक्ष के जो 3 सहयोगी हैं उसमें से भाजपा को 4 मिल रहे हैं, एनसीपी अजीत पवार को 1 और 1 शिवसेना को। अब इंटरेस्टिंग है कि एनसीपी अजीत पवार गुट ने पार्थ पवार का नाम आगे किया, तो पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा। ये अजीत पवार के बेटे हैं, तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं एनसीपी पारिवारिक पार्टी बन गई है। सुनेत्रा पवार अध्यक्ष बन जाती है एनसीपी की, और पार्थ पवार अब राज्यसभा में आएंगे। 35 साल के हैं वो। केवल वो एक व्यक्ति पवार परिवार के जो चुनाव हारे हैं। आपको याद होगा कि 2019 में वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़े थे और 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे जी। और उन पर कई आरोप उसके बाद भी लगे हैं, करप्शन के एलिगेशन, लैंड डील पर को लेकर पुणे में उन पर आरोप लगा था। लेकिन अब वही वॉशिंग मशीन है। अब आप देखिए, सभी उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे वो कहा है कि बेबुनियाद है, और वो अब राज्यसभा आ रहे हैं। बीजेपी के कोटे से विनोद तावड़े, जो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, बिहार का चुनाव संभाला था, अमित शाह के बड़े करीबी हैं, उनका लगभग आना तय है। और उनके साथ रामदास अठावले जो मंत्री है, उनका आना तय है। शिवसेना शिंदे ग्रुप से कौन आता है ये देखना होगा। अभी तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कौन आएगा। अब आते हैं विपक्ष की तरफ। विपक्ष में क्या है? 20 सीटें शिवसेना यूबीटी के पास है, 10 सीटें एनसीपी शरद पवार के पास है, और 16 कांग्रेस। आपको 36 सीटें चाहिए जीतने के लिए। अब अगर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस भी साथ आते और एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करते तो वो जीत सकते हैं। अगर तीनों साथ आए तो भी एक तरह से कंफर्ट मिलेगा। कौन नाम है? एनसीपी शरद पवार चाहती है कि शरद पवार खुद आए। हालांकि पवार जी ने पब्लिकली कहा है कि अब मैं नहीं आना चाहता। वो हॉस्पिटल में है इस समय, ब्रीच कैंडी में। 85 साल के हैं। पिछले कुछ महीनों में उनकी तबीयत ठीक नहीं रही है, लेकिन राजनीति से कोई रिटायर नहीं होता है। तो एनसीपी चाहती है कि पवार जी को आगे किया जाए ताकि सब पार्टियां उनका समर्थन करें। अब इंटरेस्टिंग बात यह रही है कि आदित्य ठाकरे नहीं, कुछ कांग्रेस की भी नेता कह रहे हैं कि हम शरद पवार को क्यों भेजे। अगर भेजे और कल दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए और वो एनडीए में आ जाए तो फिर हमारा क्या होगा। उनका कहना है कि एनसीपी शरद पवार अडानी जी के बहुत करीब है। हम राहुल गांधी अडानी जी का बार बार को टक्कर देते हैं, वहां शरद पवार अडानी जी के साथ
के करीबी माने जाते हैं, हम शरद पवार को क्यों प्रोजेक्ट करें? ये कांग्रेस और कुछ शिवसेना यूबीटी के लोगों को लगता है। हालांकि संजय राउत ने पब्लिकली कहा है कि अगर शरद पवार अपना दावा रखे तो हम उनको समर्थन देंगे। कांग्रेस से एक नाम आ रहा है, बाला साहेब थोराट। अब बाला साहेब थोराट 8 बार विधायक रहे हैं, पिछली बार पहली बार हारे। काफी अनुभवी नेता है। कांग्रेस चाहती है कि उनको भेजा जाए कि हम नेशनल पार्टी है, हमें एक सीट दीजिए, आप विधान परिषद में, आपको हम समर्थन करेंगे। अब सबसे दिलचस्प बात, शिवसेना यूबीटी कह रही है कि हम उद्धव ठाकरे को भेजेंगे, कि उद्धव ठाकरे जी का विधान परिषद में जो टर्म है वो मई में खत्म हो रहा है। उद्धव ठाकरे अगर राज्यसभा में आए, पार्लियामेंट में आए, तो हमारी जो शिवसेना है उसके लिए एक नेशनल फिगर बन सकते हैं और इंडिया अलायंस में पूरी तरह से वो सक्रिय रह सकते हैं। शिवसेना यूबीटी का कहना है हम वो एक पार्टी है जो लगातार 3 सालों से, जब से इंडिया अलायंस बनी है, हमने पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हम खड़े रहे हैं, बुरी गुड डेज में और बैड डेज में। जब समय अच्छा नहीं था और बुरा नहीं था और अच्छा भी हो, हम उनके साथ खड़े रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को आने दीजिए। वहीं आदित्य ठाकरे ने कमेंट की थी कि प्रियंका चतुर्वेदी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है राज्यसभा में, हम उनको आगे करना चाहते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे कहा कि कांग्रेस कह रही है कि नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी तो कांग्रेस से ही आई हुई है शिवसेना में, हम उनको समर्थन नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों में मैंने उनसे पूछा आपकी कोई मीटिंग हुई कि नहीं, आपके 3 जो सहयोगी दल एमवीए की? जवाब, कोई मीटिंग हुई नहीं। अब आप सोचिए, 5 तारीख आखिरी दिन है, 5 दिन रह गए हैं, अभी तक एक मीटिंग नहीं हुई है। पब्लिक में कह रहे हैं, कोई उद्धव ठाकरे कह रहा है, कोई शरद पवार कह रहा है, कोई बाला साहेब थोराट कह रहा है, लेकिन एक साथ मिलने में क्यों दिक्कत हो रही है उनको? तो ये मुझे लगता है महाराष्ट्र में, देखिए विपक्ष जो है बड़े सेल्फ गोल तो कर सकता है। वहीं एक चर्चा ये भी बीच में चली थी कि अगर विपक्ष अपने एकजुट नहीं हो पाए तो संजय निरुपम का नाम भी आ सकता है और वो क्रॉस वोटिंग के जरिए आने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता ये होगा, वो कोशिश कर रहे हैं शिवसेना कोटा से उनको भेजा जाए। तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब थोराट, इन तीनों में शायद एक कोई व्यक्ति आगे आ जाए। महाराष्ट्र का इतिहास कांग्रेस का क्या रहा है? बाहर से लोगों को महाराष्ट्र के कोटे से लाना। चिदम्बरम जी को लाया गया था, राजीव शुक्ला को एक बार लाया गया था, इमरान प्रतापगढ़ी को भी लाया गया है। अब वहां के कांग्रेस वाले, महाराष्ट्र के कांग्रेस वाले कह रहे हैं अब बस, अब अगर कांग्रेस को टिकट मिलती है तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के व्यक्ति को राज्यसभा भेजना चाहिए, जिसमें इस समय बाला साहेब थोराट का नाम सबसे आगे है, शरद पवार एनसीपी की तरफ से आगे है और उद्धव ठाकरे। इन तीनों में कौन बनता है वो अगले 3 दिनों में पता चलेगा। ठीक है पंकज जी, बिहार पे बात करें। बिहार में बात करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब 2-3 ऐसे मसले हैं। एक तो ये स्पष्ट अभी तक हो गया है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, इस पर स्पष्टता दीजिएगा। दूसरा, जो हमने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि पवन सिंह और क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो तनातनी रही, क्या अब राज्यसभा की सीट के लिए दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे होंगे? हरिवंश जी को लेकर के चर्चा हो रही है, राज्यसभा के उपसभापति हैं, 2 बार आ चुके हैं। जदयू उनको रिपीट करेगी या नहीं करेगी तो कौन से विकल्प हो सकते हैं? नीतीश कुमार के अभी दिमाग में, मस्तिष्क में उनके विकल्प के तौर पर उतना वरिष्ठ और भरोसेमंद व्यक्ति कौन हो सकता है? तो सबसे पहले ये नितिन नवीन वाले पे आप पहले स्पष्टता दीजिए, क्या है? देखिए, नितिन नवीन जी के बारे में वैसे बीजेपी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन जो हलकों से जानकारी मिली है उसमें यह है कि जिस तरीके से अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वो गुजरात में विधानसभा के सदस्य बने रहे, और नितिन गडकरी जब एमएलसी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो एमएलसी बने रहे, उसी फॉर्मेट में नितिन नवीन, चूंकि वो विधायक चुने गए हैं पिछले ही साल, तो वो विधायक हैं और उनको राज्यसभा में नहीं लाना है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही है कि नितिन नवीन राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। मतलब ये पार्टी ने अभी तक ये मन बना के रखा है, फैसला कभी भी बदल सकता है। दूसरी बात आपको एक बताएं कि बीजेपी इस बार कई जगहों पे बड़ा खेल करने जा रही है, उसमें से बिहार एक है।
5 सीटें हैं वहां पर। और अगर आप देखें आरजेडी महागठबंधन जिसमें सीपीएम, सीपीआई, माले और कांग्रेस के 6-25 आरजेडी को जोड़ लें तो 35 विधायकों की संख्या चाहिए। वो अपोजिशन के पास है। एएमआईएम के 5 को छोड़ दें और बीएसपी के 1 इकलौते विधायक हैं। तो बीजेपी के तरफ से यानी एनडीए के तरफ से संजय झा से जो बात हो रही थी, जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये है कि इस बार बिहार में तोड़फोड़ होगी जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी तोड़फोड़ करती है। 202 है एनडीए के और 5 सीटें जीतने के लिए उनको सिर्फ 3 और वोट चाहिए। और मैंने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से नीतीश कुमार के जो बड़े करीबी हैं अशोक चौधरी, वो एआईएमआईएम के विधायकों के घर जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं। एआईएमआईएम के यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक विधायक से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा बीजेपी के साथ तो हम कतई नहीं जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन जेडीयू के लिए हम कर सकते हैं। ये फैसला बैरिस्टर साहब ही करेंगे कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने अपने मन की निजी राय बताई है। मतलब बैरिस्टर साहब मतलब असदुद्दीन ओवैसी का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो ये किया जा रहा है कि 3 वोटों का इंतजाम किया जा रहा है। अब जेडीयू से कौन जाएंगे? हरिवंश जी हैं। तो हरिवंश जी 2 बार रह चुके हैं और आमतौर पर देखें जेडीयू में इस तरह की परंपरा नहीं है कि किसी को 3 बार का मौका दिया जाए। 1-2 अपवाद हैं, शरद यादव हो गए या वशिष्ठ नारायण सिंह जी हो गए, जो कि अभी जेडीयू में लंबे समय तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। और ये कॉम्बिनेशन भी बिठाया जाके रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जो दूसरे हैं, ये तय हो रहा है कि उनको तो जरूर दिया जाए, दूसरा किसी एक पर विचार हो सकता है। हालांकि हरवंश जी भी लॉबिंग कर रहे हैं। पवन सिंह अभी हाल ही में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे जाकर मिले हैं और जो उन्होंने अपने मित्रों को बताया है कि उनसे इस तरीके का वादा किया गया था, जैसा उनका दावा है कि भाई जब आप आएंगे, जब उनकी घर वापसी हुई, आपने देखा था उपेंद्र कुशवाहा के पांव छूकर प्रणाम किए थे, क्योंकि दोनों के बीच में जो एक तरीके से 36 का रिश्ता बना था, काराकाट जो है उसके लोकसभा चुनाव को लेकर, इनकी वजह से दोनों हार गए, कोई तीसरा निकल लिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि भाई हमसे भी वादा किया गया था कि मुझे लोकसभा का माफ कीजिएगा राज्यसभा से भेजा जाएगा। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि मुझे भी ये वायदा किया गया था कि मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा, मतलब उनकी पार्टी से किसी एक नेता को। लेकिन ऐसा लग रहा है जो सामाजिक समीकरण है कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजेगी बीजेपी। एक जो हो सकते हैं पवन सिंह, उनके नाम की भी बड़ी चर्चा है, तो वो एक हो सकते हैं। और 5वीं सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एमआईएम या किसी और से तोड़ करके ये जुगाड़ किया जा सकता है। हालांकि एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो तेजस्वी यादव से भी कल मिले और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम इस सीट पे जीतेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि गुंजाइश कम दिख रही है बिहार में। पूर्व नौकरशाह नीतीश कुमार के करीबी वर्मा जी, मनीष वर्मा, देखिए जब भी चुनाव आता है ना, उनकी चर्चा हो जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बड़ी चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी ताकतवर लॉबी है नीतीश कुमार के आसपास जेडीयू में, जो मनीष वर्मा को पसंद नहीं करती है। वो ताकतवर लॉबी किसी भी सूरत में मनीष वर्मा को आने नहीं देना चाहती। हालांकि सामाजिक समीकरण के हिसाब से वो कुर्मी बिरादरी से हैं और जो भी देखे नीतीश कुमार के आसपास तो सब मतलब जनरल कास्ट के लोग हैं। उनकी दावेदारी बनती है, फैसला नीतीश कुमार को करना है। मुझे जो अब तक जानकारी मिली है, नीतीश कुमार ने अब तक इस पर कोई पत्ते नहीं खोले। राजदीप जी, एक ओवरऑल इस बार के राज्यसभा चुनाव में क्या आप किसी एक प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाह है? हमें याद है कि अहमद पटेल और अमित शाह का एक राज्यसभा चुनाव हुआ था, टीवी से चिपक करके लोग बैठे हुए थे, जहां पे आप समझ रहे हैं कि ये एक बड़ी फाइट होगी, यहाँ पर देखने में एक आनंद आएगा, मतलब पॉपकॉर्न लेकर बैठने वाली पत्रकारों के लिए, टू लुक फॉरवर्ड, वो वाली लड़ाई कहां पर होने वाली? देखिए मुझे लगता है इस चुनाव में वो पॉपकॉर्न जैसी लड़ाई नहीं, पॉपकॉर्न आपको नहीं कोई खिलाएगा। इंटरेस्टिंग बात है 2022 में राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद शिवसेना में टूट हुई थी। तो कभी कभी राज्यसभा चुनाव के बाद भी कुछ चीजें होती है। लेकिन जैसे आदेश भाई ने कहा, आदेश भाई का जो स्टेट है वो बड़ा अजब है ये राज्यसभा चुनाव को लेकर। मुझे लगता है किसी और स्टेट में पिछले कुछ चुनाव में इतनी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है जितनी हरियाणा में हुई है। एक जमाने में यूपी में भी हुआ करती थी, लेकिन हरियाणा में तो बड़ा आश्चर्य है। तो छोटे राज्यों में हरियाणा जैसे मैंने देखा है आजकल क्रॉस वोटिंग की वजह से थोड़ा बहुत ड्रामा होता है, क्योंकि बीजेपी के पास इतनी बड़ी बहुमत इतने राज्यों में इस समय है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी ड्रामेटिक चीज हो सकती है। मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई
नेशनल लेवल पर आना चाहते हैं या नहीं। वो पहले ठाकरे परिवार के व्यक्ति थे जिन्होंने एक पोजीशन संभाली जब वो मुख्यमंत्री बने 2019 में। बाल ठाकरे के हाथ में रिमोट हुआ करता था। उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या अब उद्धव ठाकरे केंद्र में भी आना चाहते हैं? ये मुझे इंटरेस्टिंग बात लगेगी। बाकी मुझे नहीं लगता इस चुनाव में समीकरण ज्यादा बदलेंगे, क्योंकि हर पार्टी के पास सीमित जगहें हैं और भाजपा को खास करके इस चुनाव के बाद और भी मजबूती मिलेगी। मुझे लगता है दे विल ओनली बी अबाउट 15-20 15-20 सीटें शॉर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑन देयर ओन, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि अगर राज्यसभा में भी भाजपा मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती है तो वहां जो समीकरण है और जो माहौल है वो और भी बदल जाएगा। सर पश्चिम बंगाल की बात और एक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ये कहा जाता है कि ये एक नाम जो दिया गया था पवन खेड़ा का, वहां से भी दिया गया था। अच्छा। स्टालिन को, कि क्योंकि एक सीट कांग्रेस चाहती है, डीएमके उनको सपोर्ट करे। और जो वेणुगोपाल जी की मीटिंग हुई थी, कहा जाता है उस मीटिंग में पवन खेड़ा का नाम वहां से भी दिया गया था। तो पवन खेड़ा जी की क्या है प्रतिज्ञा या क्या तपस्या प्रवीण पवन खेड़ा जी की तपस्या इस बार सफल फुलफिल होती है या नहीं, ये देखना है। ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल सर एक वो ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है, पर ऐसा लगता है कि एक कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने की स्थिति में है। बाकी सीटें तो लगता है टीएमसी आराम से ले जाएगी। वो एक कैंडिडेट के बारे में चर्चा हो रही है कि वो मिथुन चक्रवर्ती हो सकते हैं, ऐसी सूचना। नहीं, वो मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम था, बीच में स्वपन दासगुप्ता का भी नाम चल रहा था। अब बीजेपी के पास एक ही सीट है। कौन बनेगा ये क्या, पर क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता बाहर से यानी कोई आउटसाइडर आउट ऑफ बंगाल आप भेजेंगे। जो भी बनेगा टीएमसी और भाजपा, वो कोई वहीं का बंगाल का एक फेस भेजेगी। एक जमाने में आपको याद होगा कि सौरव गांगुली ने मुझे कहा था कि सीपीएम भी उनको भेजना चाहती थी और भाजपा ने भी उनको ऑफर की थी और टीएमसी ने भी उनको ऑफर की थी कि आप राज्यसभा चले जाइए। उन्होंने वो ऑफर मंजूर नहीं की थी। पर हाँ, मिथुन चक्रवर्ती जो एक बार टीएमसी के भी सांसद रहे हैं, वो हो सकता है, लेकिन उनको कोई रुचि उस तरह की नहीं है। वो पार्लियामेंट जब वो टीएमसी ने बनाया, वो आते ही नहीं थे पार्लियामेंट में। तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं, जब वो राज्यसभा आते हैं, 90% ऑफ देम डोंट अटेंड। मैं एक एक्सेप्शन मैं दूंगा, जया बच्चन, और उसके पहले शबाना आजमी और जावेद अख्तर। ये उन व्यक्तियों में है जो रेगुलरली पार्लियामेंट आते थे। बहुत ऐसे कम है, लता मंगेशकर हो, सचिन तेंदुलकर हो, दारा सिंह हो, बहुत कम आते थे पार्लियामेंट। अब मिथुन चक्रवर्ती ने मुझे एक बार कहा भी था, मुझे कोई रुचि नहीं है। मैंने ममता दी से कहा कि मैं नहीं जाना चाहता था, पर एंड में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया राज्यसभा से। तो अगर भाजपा उनको भेजना चाहती है, भेज सकती है, बट दे मे ऑल्सो लुक फॉर सम हार्डकोर सपोर्टर ऑफ दैट्स, जो यानी पार्टी के कोई एक हार्डकोर सपोर्टर वहां के जो है बंगाल के, उनको भी भेज सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर जो बंगाल के पार्टीज है वो उद्योगपतियों को नहीं भेजते हैं। ये उद्योगपतियों का जो ट्रेंड हुआ है, ये मेरे महाराष्ट्र में भी शुरू हुआ और फिर नॉर्थ इंडिया में भी पकड़ लिया। पंजाब से भी आपने देखे होंगे कि वो पैसे के बल पे वो राज्यसभा चले जाते हैं। सर एक चीज में आखिरी प्रश्न आप ही से, कि सिंस आपने वो मेंशन किया अतीत में कि राज्यसभा के जो सांसद हुए उनमें से किसका प्रेजेंस अच्छा रहा और किसका नहीं, आपसे और पंकज जी दोनों से बारी बारी से और संक्षेप में ही बताइएगा। एक जो कहते हैं ना कि इफेक्टिव वाक शैली, बोलने की कला, राज्यसभा में अपनी उपस्थिति मौजूद कराने की कला, या जिनका भाषण राज्यसभा में बहुत सुना जाता रहा, डीपी त्रिपाठी का नाम लोग बहुत अदब से लेते हैं कि बहुत अच्छा बोलते थे, ऐसे कुछ 2-4 नाम और उनकी खासियत आप बता दीजिए। देखिए, कई ऐसे नाम जो है वो मुझे लगता है मेरे से यानी 60-70 के दशक में ऐसे बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। मधु लिमय का नाम लिया जाता था जी, पीलू मोदी का नाम लिया जाता था। देखिए 60 और 70 के दशक में खास करके अगर आप पार्लियामेंट रिकॉर्ड देखें, तब ऐसे बहुत बड़े नाम हुआ करते थे जो राज्यसभा में। अटल जी जब चुनाव हारे राज्यसभा चले गए
और उन्होंने राज्यसभा में भी उसी तरह उसी शैली से अपने भाषण किए। आज की तारीख में मैं बहुत कम नेताओं को उससे जोड़ूंगा। आज की तारीख में इमरान प्रतापगढ़ी अपनी पोएट्री के जरिए जिस तरह से भाषण करते हैं वो काबिले तारीफ है। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि 20-30 साल पहले अरुण जेटली आप सोचिए, अरुण जेटली कभी लोकसभा नहीं आ पाए, अमृतसर से एक बार चुनाव भी हारे, लेकिन ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन और उनके स्पीचेस जो थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मेहनत करके वो अपने स्पीचेस रखते थे। सो ही वॉज सर्टेनली समवन। प्रमोद महाजन वो लोकसभा में भी रहे लेकिन राज्यसभा में भी आए थे। बट आई वुड से द बेस्ट स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट जनरली इन द राज्यसभा फ्रॉम व्हाट आई गैदर वर बिफोर माय जनरेशन। मीनू मसानी, पीलू मोदी, ये जो बड़े बड़े नाम थे, दे वर फैंटास्टिक स्पीकर्स। अब क्या है कि यू डोंट हैव दैट मेनी स्पीकर्स, कुछ हैं और मुझे लगता है जो है वो जरूर अपनी कला के जरिए अच्छे स्पीचेस करते हैं, बट द बेटर लॉट वाज बिफोर माय जनरेशन। पंकज जी, आप कोई नाम जोड़ना चाहें? नहीं, मैं अभी की जो बात कर रहे थे तो मुझे 2-3 नेताओं के स्पीचेस खासतौर से राज्यसभा में देखे तो मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच से कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। आरजेडी के मनोज झा का मैं जिक्र करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा इस सिलसिले में। लेकिन एक चीज जो छूट रही थी मैं वो बताना चाह रहा था कि जैसे आदेश सबसे कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि अभिषेक मनु सिंघवी का एक तरीके से लग रहा है कि पक्का है, उसी तरीके से बीजेपी से भी एक चेहरा जो पक्का माना जा रहा है वो है रवनीत सिंह बिट्टू का। और वो सिर्फ एक वजह से क्योंकि राहुल गांधी ने उनका काम बना दिया। जो मकर द्वार पर जो घटना हुई थी, उनको हालांकि बीच में 24 में ही राज्यसभा मिला था, फुल टर्म भी नहीं मिला है, लेकिन राजस्थान से उनको मिला है। तो ये कहा जा रहा है बीजेपी लीडरशिप की तरफ से कि इस वजह से उनकी सीट इस पर पक्की हो गई। चलिए, एक घटना का कभी तकदीर आपकी बना देती है, बदल देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के हासिल की बात करेंगे। क्या भारत ने मिडिल ईस्ट में एक पक्ष चुन लिया है, ये कहना सही होगा? अगर नहीं तो फिर ईरान को अब वो कैसे साधेगा? वो भी हमारा मित्र रहा है। गांधी, नेहरू, इंदिरा और अटल के दौर में इजराइल को देखने का नजरिया कैसा हुआ करता था, और नेतन्याहू का भारत दौरा कैंसिल होने के बाद हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाना क्यों चुना, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रणय उपाध्याय, आप एडिटर हैं इंडिया टुडे ग्लोबल के साथ में हैं डॉक्टर खिमराज जांगिड़, आप डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इजराइल स्टडीज ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, साथ ही आप विजिटिंग फेलो भी हैं इजराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। खिमराज जी, मैं आपसे शुरू करूं। जब हम कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो गई है, चाय की दुकान पर ये चाय मत देना, स्पेशल चाय देना जैसी ही इसकी व्याख्या है, या कूटनीति में इसके मायने कहीं बेहतर कहीं ज्यादा हैं? आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया। इसमें वही एक मतलब गहनता डालने की कोशिश हो रही है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पिछले 10 से 15 सालों में इस्तेमाल हो रही थी, उसी विशेषण को एक तरह से खास बनाया जा रहा है। भारत और इजराइल मतलब 2017 से ही देख लीजिए या 2004 से देख लीजिए, मनमोहन सिंह के वक्त से जब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने वाकई में गति पकड़ी, तब से लेके अब तक में 20 सालों में यही एक विशेषण है जिसपे ये कामयाबी टिकी है इस रिश्ते की। और 2 दशक का वक्त बहुत कम वक्त होता है किसी भी विदेश नीति के मतलब इतिहास। तो हो सकता है 2 दशक या 4 दशक बाद ये तस्वीर बदल जाए, पर अभी वही कोशिश हो रही है कि इसको एक नया नाम दिया जाए। इसके जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, उन्होंने अंग्रेजी में भाषण देना चुना, उसके अर्थ निकाले गए कि वो यूरोप तक आवाज पहुंचे, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों तक वो आवाज पहुंचे। पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्पीच दी हिब्रू में, उसको अगर आप संक्षिप्तीकरण करके ये समझा सकें कि भारत के लिए मुख्य टेक अवेज उस भाषण के क्या थे, उसमें से कौन सी बातें हैं जो भारत घर लेकर के रखने चाहिए उसे, कि उन्होंने ये कहा है। आई नो एक पर्सनल टच है, वो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पहली डेट भारतीय रेस्टोरेंट में
और इस तरह के पर्सनल टच की बात दोनों तरफ से हुई। हमने देखा इतिहास में कि जब दो स्टेट हेड, नेशन हेड के बीच एक पर्सनल टच वाली केमिस्ट्री होती है, फॉरेन पॉलिसी में वो रिफ्लेक्ट होती है। न्यूक्लियर डील के समय हमने देखा था मनमोहन सिंह और बिल क्लिंटन के बीच वैसी केमिस्ट्री थी। बट इस स्पीच के टेक अवेज, नेतन्याहू की स्पीच के टेक अवेज जो भारतीयों को समझने चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये 3 टेक अवेज हैं। एक कि इजराइल में नेतन्याहू का जो एक भारत के प्रति जो एक इमोशनल मतलब आकर्षण कहिए, नेतन्याहू ने जो बात कही, इजराइल के बाशिंदे आमतौर पे भले ही आज से 50-60 साल पहले की पीढ़ियां हो या अब की पीढ़ियां हो, उनका भारत के प्रति बड़ा मोह है। एक, वो अक्सर अपनी आर्मी के बाद यहाँ घूमने आते हैं। दूसरा, वो इजराइल के खान पान के कल्चर में भारत के खान पान और योगा पे बड़ा काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू के अंदर जो बात आती है वो ये आती है कि भारत की संस्कृति और भारत का जो एक जो उसकी इमेज है वो बड़ी ही इमोशनली एनरिचिंग इमेज है इजरायलियों के लिए। दूसरी बात ये आती है कि नेतन्याहू को निजी तौर पे ये लगता है कि भारत के सारे प्रधानमंत्री, हालांकि उन्होंने 1990 के बाद से 1996 से वो प्रधानमंत्री बने इजराइल में, पर 96 के बाद से जितने भी भारत में नेता रहे उन्होंने इजराइल को एक दूरी पे रखा है। मोदी के प्रति जो उनकी निष्ठा है, मोदी के जो प्रति आदर है, उस आदर की सबसे बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल को बराबरी का दर्जा दिया और एक कहिए कि पब्लिकली उसे इज्जत बख्शी 2017 में वहां जाके, और इस समय भी वहां जाके, क्योंकि इस समय इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो बड़ा मतलब बहिष्कार चल रहा है। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू का जो इमोशनल टेक है वो इस बात से भी इंगित करता है कि भारत की जो एक दोस्ती है वो इस वक्त इजराइल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। पर नेतन्याहू के लिए नरेंद्र मोदी को होस्ट करना 2017 में भी बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। जी, प्रणय, इस सवाल को थोड़ा सा इस तरह से समझें कि बहुत ये दो देशों के प्रमुख हमने देखा कि उनके बीच की दोस्ती, गर्मजोशी, इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल गया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले गए और उसके बाद चूंकि कोई और गया भी नहीं था तो इस बार गए तो उन्होंने फिर भाषण भी दिया वहां की संसद में। ये बात एकदम स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अब एक नए आयाम पर पहुंच रहे हैं, जैसे पहले रहे नहीं। लेकिन भारत की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी रही है इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में, वो हाइफनेशन की रही है, इजराइल फिलिस्तीन, और जो भी ऑफिशियल्स भी जाते थे विदेश विभाग के, वो दोनों जगह का दौरा करके आते थे। अब ये ट्रेंड बदल रहा है। ये अब क्या इसको स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं, ईरान हमारा मित्र है, ईरान के साथ हम चाबहार बना रहे हैं, अभी वो ठीक है कि स्टॉल्ड है प्रोजेक्ट, लेकिन अब हमने एक साइड चुन ली है मिडिल ईस्ट पे। इस दौरे के बाद हम ये कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमने कोई एक साइड चुनी है। अगर आप देखें कि 2017 में नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल गए थे किसी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर, तो 2018 में वो फिलिस्तीन भी तो गए थे। अगर उन्हें फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था तो 2026 में जब वो इजराइल पहुंचे तो केनेसेट में उन्हें ऑर्डर ऑफ केनेसेट दिया गया, वो वहां का सबसे बड़ा सम्मान है। तो निश्चित रूप से हमारे जो हित हैं, चूंकि वो व्यापक हैं, भारत सभी देशों के साथ में अपने अपने हित के आधार पर मित्रता रखता है। भारत मल्टीपोलैरिटी यानी बहुध्रुवी व्यवस्था का पक्षधर रहा है, खुलकर हम इसके पक्ष में बात भी करते हैं। और अगर आप देखें हम कैसे साइड चुन ले, हम कैसे ये कह दें कि इस मुद्दे के ऊपर हम केवल इजराइल के साथ हैं या केवल हम फिलिस्तीन के साथ हैं, चाहे वो सच हो, चाहे गलत हो, चाहे सही हो, चाहे काला हो या सफेद हो, इस तरह से संभव नहीं होता है। और इसे आप किसी भी विदेश नीति की परिपक्वता भी कहिए, क्योंकि हितों के आधार पर होता है। जैसा कहा भी जाता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर कि ना कोई किसी का स्थायी मित्र होता है, ना कोई स्थायी शत्रु होता है। स्थायी होते हैं तो हित होते हैं और वो हित ही संचालित करते हैं कि विदेश नीति किस दिशा में जाएगी। और यही वजह है कि आप प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल से, जेरूसलम से, तेल अवीव से तस्वीरें तो देखी लोगों ने, लेकिन यहां जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मसूद पज़ेश्कियान से बात की थी। ईरान की रेवोल्यूशन, जो ईरानी क्रांति हुई थी, उसकी जो सालगिरह मनाई गई, उस मामले पर प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए फोन भी किया था ईरान के राष्ट्रपति को। तो भारत के हित चूंकि सब जगह पे हैं, और केवल ये यात्रा भारत और इजराइल के रणनीतिक रिश्तों के लिहाज से नहीं, लेकिन आप सोचिए उस देश के नजरिए से जिसकी करीब करीब 90 लाख की आबादी इस एक इलाके के अंदर रहती हो। पश्चिम एशिया से हमारे आर्थिक सुरक्षा के हित जुड़े हुए हैं,
क्योंकि भारतीय वहां पर काम करते हैं। इसके अलावा इस इलाके से हमारे ऊर्जा सुरक्षा के हित जुड़े हुए हैं। इस पूरे इलाके में भारत अपना कनेक्टिविटी का भविष्य भी देख रहा है, चाहे हम IMEC कॉरिडोर की बात करें या डिजिटल पेमेंट के जरिए हम ये जो कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी बात करें, तो इसमें भारत के व्यापक आर्थिक हित हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी देश का वजन जो होता है ना, उसके फैसलों की ताकत या उसकी बात को कितना गंभीरता से लिया जाएगा, ये काफी हद तक इससे तय होता है कुलदीप कि आपके चेकबुक की मोटाई कितनी है। और पिछले कुछ सालों के अंदर भारत के चेकबुक की मोटाई बढ़ी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ी है, और यही कारण है कि भारतीय बात का वजन भी काफी बढ़ा है। खीवरा जी, एक प्रश्न आता है अक्सर वेस्ट की ओर से, थोड़ा मॉरल प्रश्न है, नैतिक प्रश्न आता है। हमने वो रशिया यूक्रेन के समय जब हम रशिया से तेल खरीदना हमने बढ़ा दिया, तब वो प्रश्न हम पर लादा गया कि आप एक तरह से इस युद्ध को फंड कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी स्वतंत्र, अपनी ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए कहीं और से जहां सस्ता तेल मिल रहा है आप ले रहे हैं। ऐसे ही इस तरह के केस में जब हम इजराइल, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री गए, एक नैतिकता पश्चिमी मीडिया के कुछ आर्टिकल्स में मुझे ये देखने को मिली कि ऐसे समय में जब ग्लोबल साउथ के कई देश इजराइल का बहिष्कार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी शुड हैव अवॉइडेड कि वो वहां ना जाएं, क्योंकि इससे एक मॉरल प्रश्न होता है कि इजराइल के युद्ध अपराध के जो आरोप हैं उसको वैलिडेट भारत चाहे अनचाहे में कर देता है, कम से कम ऑप्टिक्स पे। एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, उसके अध्येता, उसके अध्यापक के तौर पर इस प्रश्न को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और मोरालिटी में कई लोग ये मानते हैं कि नैतिकता के आधार पर विदेश नीति तय नहीं की जाती, जैसा भी प्रणय कह रहे थे कि उसमें हित पहले होते हैं। देखिए, आपने बड़ा दुरुस्त कहा, पर इसके दो आयाम है जी। विदेश नीति में सारे कायदे और मतलब मॉरलिटी को ताक पे रखना भी एक तरह का अतिवाद है, जो मैकियावेली और कौटिल्य वाली कि ये रियलिस्ट स्कूल का पहलू है। ऐसा होता नहीं है। कई देश अपनी विदेश नीति के साथ साथ कुछ मूल्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि अमेरिका का हित किया, पर एक इंटरनेशनल ऑर्डर, या जो बाइडेन है, अब जो बाइडेन ने इजराइल की भी बड़ी मतलब हिफाजत करी, उन्होंने बड़ी उसकी तरफदारी करी, पर उन्होंने फिर भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल की आलोचना करी। ख्याल से जो आलोचना भारत की हो रही है वो बड़ी अनुचित है। उसकी दो वजह है। एक तो भारत ने फिलिस्तीन वाले मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ा है। ये सवाल थोड़ा पिछले वाले सवाल की तरफ जाता है जी। फिलिस्तीन के मुद्दे की जब बात होती है तो आप ये देखिए कि पिछले 35 से 30 सालों में फिलिस्तीन का मुद्दा भी अपने आप में बदल गया है। जब यासिर अराफात ने दो राष्ट्रों की नीति वाली बात पे ओस्लो पीस प्रोसेस स्वीकार किया था, तब भारत, उसी दौरान भारत के इजराइल के साथ संबंध बनते हैं। और भारत का ये कहना था कि अब जब फिलिस्तीन के और इजराइल के लोग आपस में बैठ के बात करने को राजी हो गए हैं, जिसके लिए अराफात को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, तो ये बात मतलब अब इजराइल के बहिष्कार की होनी भी नहीं चाहिए। पर अराफात की मौत के बाद 2004 में अराफात की मौत होती है, जो बड़ी रहस्यमय मौत रही थी। 2004 के बाद फिलिस्तीन के मुद्दे का भी एक ना अति धार्मिक करण हो गया है। उसमें हमास के इस्लामिक जिहाद वाली बातें बहुत है। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद एक अपने आप में रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमास अराफात के काफिया और फिलिस्तीन के जो पॉपुलर झंडे को नहीं उठाता, उनका एक हरा झंडा है, वो काफिया को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से भारत का थोड़ा फिलिस्तीन के इस समय के चल रहे दौर से किनारा करना इस बात का भी संकेत है कि फिलिस्तीन के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी बड़े पेचीदा हो गए हैं अपने आप में। पर जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिलिस्तीन के मुद्दे की बात आती है, आप पिछले साल एस जयशंकर का ही स्टेटमेंट ले लें। उन्होंने बहुत साफ गोई से बर्लिन में ये कहा था कि जब बात आतंकवाद की होती है तो हम खुले तौर पे इजराइल के साथ हैं, और जब बात दो राज्यों की होती है तो हम खुले तौर पे फिलिस्तीन के साथ हैं। मुझे इसमें विरोधाभास नहीं लगता। तो ये जो आलोचना है, ये आलोचना थोड़ी ओछी है। ये आलोचना वो है जो कहते हैं कि भाई हिंदुत्ववादी राजनीति और जायनिज्म दोनों एक तरह से सिस्टर आइडियोलॉजीज हैं। उसमें न्याय होता है कि हिंदुत्ववादी राजनीति का इतिहास बहुत अलग है और जायनिज्म का इतिहास बहुत पुराना है। इनिशियल जो जायनिस्ट मूवमेंट था वो तो सोशलिस्टों ने एस्टेब्लिश किया था। डेविड बेन-गुरियन और जितने भी फाउंडर्स थे वो तो बड़े सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक लोग थे, तो उनका तो धर्म से कोई वास्ता ही नहीं था। जी, इसी में मेरा एक सवाल है, जो बात आप कह रहे थे आप ही से, कि
अक्टूबर 2023 वाली जो घटना हुई, हमास ने जब हमला किया इजराइल में और बेकसूर लोगों को मारा, कुछ को किडनैप करके हॉस्टेज बना करके ले गए, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल ने हमला किया और फिर वो उस स्केल पर हुआ और बार बार वो बात होती है और बार बार वो मानव अधिकार के दायरे में भी जाती है, राइटली सो, कि प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन नाम की कोई चीज होनी चाहिए, आई डोंट नो। बट इस केस में प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्टता से कहा कि हम उस घटना में हुए बर्बर आतंकवाद की निंदा करते हैं, पर भारत ने अभी तक हमास को अपनी ओर से रिकॉग्नाइज किए गए आतंकवादी संगठनों में नहीं गिना है, नहीं उस सूची में नहीं डाला है जिसमें वो हमास को रिकॉग्नाइज करता है। सो अब आप देखते हैं कि इस तरह का कोई पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट होगा, सिंस आप कह रहे हैं कि हमास रूल्ड फिलिस्तीन अलग था, यासिर अराफात अलग था। ये नहीं होगा, मेरा अंदाजा ये है। इस समय जो 2 साल पहले जो एम्बेसडर थे इजराइल के भारत में, नेयर गिलोन, अक्टूबर 2023 के बाद वो बड़े दर जाके उन्होंने दरवाजा टूटा कि अब तो हमास को आप टेररिस्ट कह ही डालिए। भारत ने बिल्कुल कहा कि हम अभी नहीं उस जल्दबाजी में हैं। उस बात को 3 साल हो चुके हैं। इजराइल के पूरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का भारत में पूरा जोर लग चुका है इस बात को करवाने में, भारत नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को ये करने की कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन के सारे मुद्दे को आतंकवाद में जोड़ देना ये भी अपना में एक बड़ी मतलब पेचीदा बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो एक जो विदेश नीति वो बड़ी जटिल है, और जटिलता ही उसकी खूबसूरती है। वही विदेश नीति होती है कि उसमें एक पैराडॉक्स होता है, पर यहाँ तो पैराडॉक्स की भी स्थिति नहीं है। भारत फिलिस्तीन के उसूलन मुद्दे पे उतना ही कायम है जितना आज से पहले था, और इजराइल के साथ जो रिश्ते बन रहे हैं वो एक अलग स्तर पे बन रहे हैं जो बायलैटरली होने चाहिए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। 1950 में जब इजराइल की स्थापना के बाद भारत ने उसको रिकॉग्नाइज किया तो नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। वीर सावरकर ने कहा कि आप इजराइल के साथ संबंध क्यों नहीं बनाते। जो हिंदूवादी विचारक उस समय थे उन्होंने भी कहा कि यहूदियों के साथ तो हमारी दोस्ती सबसे पहले होनी चाहिए। पर हिंदूवादियों के अलावा सबसे ज्यादा जो इजराइल के रिश्ते के हिमायती थे वो राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य कृपलानी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग बड़ी हिमाकत करते थे कि साहब आप इजराइल का बहिष्कार मत करिए, अरबों की लड़ाई और इजराइल की लड़ाई हम नहीं सुलझा सकते, हमें अरबों के साथ भी रिश्ते रखने होंगे और हम इजराइल के साथ भी रिश्ते रखने होंगे। तो ये बात उस समय भी हो सकती थी, पर ये हुई नहीं। उसकी असल वजह नेहरू या गांधी का एंटी ज़ायनिस्ट आउटलुक कतई नहीं था। उनकी कुछ स्टेटमेंट्स को हिस्टोरियन बहुत सेलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी वजह भारत का अरबों के ऊपर तेल का दबाव था, और दूसरा था कश्मीर का मुद्दा। आप यूं मानिए कि इजराइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे डेविड बेन-गुरियन, वो 1974 तक जिंदा रहे। वो जिस घर में अपने आखिरी 15 साल बिताते हैं, उस घर के अपने सोने वाले कमरे में एक ही शख्स की फोटो लगा के रखते हैं, वो है महात्मा गांधी की। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा आप गांधी बड़े एंटी ज़ायनिस्ट थे, तो मैंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो कभी गांधी से मिले नहीं, उनको गांधी की तस्वीर तो अपने सोने वाले कमरे में लगा के सोने की जरूरत नहीं थी। कई लोग उस इतिहास को जानते ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं, यही मतलब इस रिश्ते का एक बड़ा इतिहास रहा है। नरेंद्र मोदी उस रिश्ते को बड़ा, मतलब मेरे ख्याल से वो बहुत वाकिफ है उस इतिहास से कि भारत का इजराइल के प्रति संबंध न बनाना फिलिस्तीन के मुद्दे की बजाय कम था, और भारत की आंतरिक और बाह्य कमजोरी की वजह ज्यादा। प्रणय जी, इसमें एक तो जोड़ दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरा प्रश्न मेरा इसके बाद ये है कि हमें जो हम कहते हैं कि हमें हासिल क्या होगा, मतलब जाहिर है द्विपक्षीय समझौता है, इजराइल को भी कुछ हासिल होगा, पर मैं एक जगह एक प्रोफेसर का एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो साझा दोनों ने जब स्पीच दी नेसेट में, और उसके बाद जो अगले दिन MOUs पर साइन हुए, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये इसको बायलैटरल रिलेशंस के तौर पर देखना, रिड्यूस करना होगा, क्योंकि ये लार्जर रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट है, और भारत की उस एस्पिरेशन को भी दिखाता दर्शाता है, जिसमें IMEC और I2U2 का जिक्र बार बार आता है। पर मैं वो जार्गन्स में नहीं पूछ रहा हूं, वो जार्गन्स के बिना समझाइए। हम कहते हैं ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। लेमैन की भाषा में बताइएगा एकदम कि भारत को क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या मिलेगा इजराइल से अच्छे रिश्ते रखने को।
देखिए, सबसे पहले तो जैसे चूंकि आपने उपमा स्पेशल चाय की दी, तो स्पेशल चाय के अंदर या तो थोड़ा सा दूध ज्यादा होगा, थोड़ा अदरक ज्यादा डाला होगा, कुछ मसाला डाला होगा, हो सकता है कप बड़ा हो, कुछ न कुछ तो स्पेशल इसके अंदर जोड़ा ही गया होगा, इसीलिए इसे स्पेशल कहा जा रहा है। अब अगर हम सीधे सीधे तौर पर आए कि हम नफे नुकसान की तराजू में या हमें क्या मिला के बक्से के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, अगर इजराइल की एग्रीकल्चर तकनीक, क्योंकि देखिए इजराइल तकनीक का पावर हाउस है, ये दुनिया में स्थापित है। अगर आप नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में देखें या अगर आप अमेरिका से बाहर देखें तो एक बड़ा पावर हाउस है टेक्नोलॉजी का। भारत के साथ वो अपनी तकनीक साझा करना चाहते हैं, और वो स्केल और स्किल के लिहाज से यदि देखा जाए, यानी इजराइल की तकनीक भारत के पास आके यदि अपना स्केल बड़ा कर पाती है तो उसमें इजराइल का भी फायदा है, भारत का भी फायदा है। अगर इन जार्गन से अलग हटके सीधे सीधे तौर पर हम ये गिने कि भाई 43 एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर थे जो अब बढ़कर बन जाएंगे 100। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच में एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नया समझौता हुआ है। यानी भारत के गांव शहर के स्कूलों के अंदर बच्चों की पढ़ाई में एआई को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, इस मामले को लेकर भारत और इजराइल मिलकर काम करेंगे। उसमें इजराइल भारत की मदद करेगा। ये निश्चित रूप से स्कूलों तक एआई को ले जाने में यदि भारत को तकनीकी सहायता मिलती है तो निश्चित रूप से भारत के आम लोगों के लिए बेहतर है। 50,000 भारतीयों के लिए कोटा निश्चित कर दिया गया है, और साथ ही उनके लिए दायरा इजराइल के अंदर बढ़ा दिया गया है। यानी अभी तक केयर गिवर के तौर पर या एग्रीकल्चर में काम करने वालों के तौर पर भारतीय वहां पर जाकर काम कर पा रहे थे, लेकिन अब रेस्टोरेंट में भी जा सकेंगे। इसके अलावा ड्राइवर्स के तौर पर भी, यानी सेमी स्किल्ड वर्कर के तौर पर भी बड़े पैमाने पर भारतीय इजराइल के अंदर जा सकेंगे। बड़ी संख्या पिछले 2-3 सालों के दौरान गई भी है, वो दायरा और बढ़ सकता है। यानी सीधे तौर पर रोजगार के लिए नया अवसर, खेती किसानी के लिए बेहतर सुविधा। हमें पता है कि किस तरीके से इजराइल की ये महारत है, क्योंकि उस इलाके के अंदर पानी की समस्या है और उन्होंने ये महारत हासिल की है कि कम पानी में भी ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। खराब पानी भी अगर हो तो आप उस पानी को साफ करके कैसे इस्तेमाल योग्य बना सकते हैं, अच्छा फल उत्पादन कर सकते हैं, कैश क्रॉप किस तरीके से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, तो हमारी खेती किसानी के लिए भी बेहतर है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और इजराइल की महारत क्या है ये आप हम सभी जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर जो टूल्स हैं उनमें वो कितनी ताकत रखते हैं। उसमें भी भारत और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है। साइबर सिक्योरिटी में भारत के हाथ मजबूत करेगा तो इजराइल की तकनीक यदि भारत को मिलती है तो भारत के लिए फायदेमंद है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी या जो इमर्जिंग और क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिन्हें कहा जाता है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर 5 साल के अंदर बदल जा रही है, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, या जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी नए एडवांसमेंट हैं, वो सारी तकनीक अगर इजराइल भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है, को रिसर्च को डेवलपमेंट करने की, यानी भारत में आकर बनाने के लिए तैयार है, तो एक ये चीज है कि कोई भी सामान बेचता है, तकनीक नहीं बेचता। और तकनीक तभी दी जाती है जब आपको भरोसा हो उस देश के ऊपर कि ये मेरी तकनीक का दुरुपयोग नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, नकल नहीं करेगा, उसको बदल नहीं देगा, दूसरे को नहीं बेच देगा। तो ये विश्वास का नाता होता है, जिसे हम इन अंग्रेजी शब्दों में कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज बिकम अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या स्पेशल पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज बिकम अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ ग्लोबल पार्टनरशिप। तो इन शब्दों के ये मायने हैं कि हम उसको दायरा कहां तक ले जाना चाहते हैं, उसमें क्या क्या जोड़ना चाहते हैं, कितना अदरक डलेगा, कितना दूध डलेगा, कितना मसाला डाला जाएगा, कौन से कप में परोसी जाएगी। ठीक है। खीवरा जी, एक आखिरी प्रश्न जहां से प्रणय जी ने छोड़ा कि इजराइल की कहानी जानते हैं हम लोग, आए मतलब अपने यहूदी वहां सब बसे, बहुत मेहनत की, पर ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसके पीछे की कहानी क्या है, संक्षेप में आप बताएं। इजराइल से अगर कोई लेमैन आपसे पूछे कि इजराइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे कैसे निकल गया, कि अन्वेषण वहां बहुत लगातार होते रहे, लगातार जो है स्किल फुल लोग वहां पर, मतलब इस पर काम हुआ कि सब लोग टेक्नोलॉजी में स्किल्ड। देखिए, इसका सीधा एक सरल मतलब है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। The necessity to survive in a place which has not enough water and not enough natural resources. इजराइल जब से बना, ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये 1950 की इजाद है, क्योंकि जैसा आपके साथी ने कहा वहां पानी इतना कम था, पीने का पानी नहीं था, खेती की पानी की बड़ी मुसीबत थी। तो ये सारी चीजें आवश्यकता से हुई है। दूसरा जो उसका एक सबसे बड़ा पहलू है कि जो शुरुआती आबादी यूरोप से बच के आई होलोकॉस्ट के नरसंहार के बाद, वो बहुत ही पढ़ी लिखी आबादी थी। तो
जो यूरोपियन कम्युनिटीज, जो जूश यूरोपियन कम्युनिटीज थी 19th सेंचुरी में, वो यूरोप के पढ़े लिखे माहौल में बहुत ऊंचे दर्जे पे थी और वो अचानक यूरोप के, खासकर जर्मनी छोड़ के हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम को बनाया जाता है। हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम को अभी भी लास्ट जर्मन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उसका अभी भी बहुत ही जर्मन कल्चरल इथोस है काम करने का। तो मेरे ख्याल से ये दो वजह है। पर मैं आपके पहले वाले सवाल पे आना चाहूंगा। ये तो अभी पहले बात हो रही थी, भारत को क्या मिला। मुझे लगता है भारत का जो ये लेन देन इजराइल के साथ है ना, ये मोदी जी के न जाने के बिना भी हो सकता था। मेरी बड़ी अभी भी उलझन है, मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी इस समय इजराइल क्यों गए। मैं बड़ी वहां में हूं कि ये मैं बात कैसे समझूं। मुझे इतना पता है कि इजराइल को बहुत कुछ मिला। नेतन्याहू की जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से छवि थी, उस छवि के तो कई देशों में जा नहीं सकते। भारत जैसे नेता को इजराइल में होस्ट करना उनके लिए इंटरनेशनली बड़ा इमेज रीबिल्डिंग का काम हुआ है। दूसरा, इजराइल में इस साल इलेक्शन होने हैं। उनकी पार्टी, जाहिर सी बात है, 7 अक्टूबर 2023 की बर्बादी के बाद और गाजा की लंबी लड़ाई के बाद उनका समाज बहुत उनके खिलाफ है। उनके वो जो जुडिशियल रिफॉर्म वाले मुद्दे हैं उस पर भी लिबरल्स और लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी उनके अगेंस्ट है। वो मोदी जी को होस्ट करके अपना भी जो अंदरूनी खेमा है उसको मजबूत कर पाए हैं। आप ध्यान दें, आज से 4-5 महीने पहले दिल्ली में ये खबर थी कि नेतन्याहू इस साल आने वाले हैं, जब इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली में थे जी। और बाद में कहा गया कि सब सिक्योरिटी के चलते वो नहीं है जी। लाल किले हमले से जोड़ा गया जब ब्लास्ट हुए थे। मेरे ख्याल से उसका, अगर नेतन्याहू दिल्ली आते तो दिल्ली में नेतन्याहू का बड़ा विरोध होता, राजनीतिक तौर पे भी होता, सिविल सोसाइटी भी विरोध करती और बहुत सारे पब्लिकली उसके बारे में काफी खबर उड़ती। सबसे सहज था कि मोदी साहब इजराइल चले जाएं, पर मेरे ख्याल से मोदी साहब इतने बड़े अपने आप में नेता है कि वो नेतन्याहू की जरूरत पूरा करने के लिए तो इजराइल नहीं गए हैं। तो जो भारत के सौदे हैं वो तो मेरे ख्याल से इजराइल के साथ वैसे ही बड़े दुरुस्त हैं। भारत की जरूरतें हैं, इजराइल के लिए भारत का बड़ा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखिए, चाइना के बारे में इजराइल ने यही बात करनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पर आज से 10 साल पहले अमेरिका ने साफ मना कर दिया था इजराइल को चाइना के साथ किसी भी टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में काम करने के लिए। इजराइल के पास सिर्फ एशिया में भारत का बाजार बचा है, क्योंकि भारत के प्रति इजराइल की वो शंका, अमेरिका की वो शंका नहीं है। तो जो लेन देन, जिसे हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा पहलू है भारत और इजराइल का। देयर इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल सबस्टेंस टू द रिलेशनशिप। वो तो चलेगा ही, वो तो मार्केट, डिमांड और सप्लाई वाली बात है। जो वैचारिक और जो भावनात्मक पहलू है, मेरे ख्याल से वो इस रिश्ते को ज्यादा अभी तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जी। आपको बस मैं एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहता था। बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने, और मुझे लगता है कि खेवराज जी ने जो कहा उसी में एक चरण में बस जोड़ना चाहता हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण को देखें तो उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड की भी बात की, केवल I2U2 या IMEC की बात नहीं की। साथ ही विदेश सचिव ने जो ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की और उन्होंने वहां इजराइल की धरती से कहा कि ऐसा नहीं है कि गाजा की शांति प्रक्रिया से हम बाहर हैं, बल्कि हम गाजा के लिए बहुत सारा अभी भी कर रहे हैं और कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं भारत ने एक बड़ा और व्यापक संदेश भी दिया है कि गाजा के अंदर और खासतौर पर वेस्ट एशिया की जो पीस प्रोसेस है उसमें हम भागीदार हैं, हम उसमें और बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। भारत ISF के अंदर, सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या भारत ISF के अंदर भी कमिटमेंट कर सकता है, यानी क्या हम वहां सैनिक भेजने जैसी चीज में कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सैनिक भेजना ही सब कुछ नहीं होता है। हम गाजा के विकास में मानवीय सहायता देने में, चाहे मेडिकल एड हो, चाहे रिलीफ मटेरियल हो, वहां डॉक्टर्स का भेजना हो, जो मानवीय मदद है वो भारत का एक बड़ा सक्षम पहलू रहा है और उसको लेकर जो उन्होंने कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही अब्राहम एकॉर्ड का प्रधानमंत्री का जिक्र करना कि अब अरब देश ही इजराइल के साथ संबंध ठीक कर रहे हैं, इजराइल का वो जो एलियनेशन है या इजराइल को जो एक तरीके से विभेद है वो खत्म करके एक नई प्रक्रिया, एक नई करवट पूरे पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर हो रही है और भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार के तौर पर आना चाहता है, केवल इजराइल के साथ नहीं। चाहे आप देखें कि प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ महीनों के दौरान या बीते एक साल के दौरान देखें तो वो
कतर में नजर आते हैं, वो ओमान में नजर आते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं, वो जॉर्डन जाते हैं, वो इजराइल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के बीते अगर एक साल के दौरों में देखें तो आपको साफ नजर आता है कि किस तरीके से पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर आ रहा है, और इसलिए वहां जाकर वो उस प्रक्रिया की हिस्सेदारी की भी बात करते हैं। वो I2U2, IMAC, जो अब्राहम अकॉर्ड, यानी हम इस इलाके में हैं केवल खरीदार और विक्रेता के तौर पर नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया के हिस्सेदार के तौर पर, और हम यहां से अपना भविष्य देखते हैं और आप भारत के साथ जुड़कर अपना भविष्य देख सकते हैं। खीवराज जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब हमें कार्यक्रम समाप्त करना था पर मेरा मोह है, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव हमने देखा है, सिल्क रूट की पुरानी बात होती है। आईमैक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत भारत के लिए बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है जो हम देखते हैं, बट इसकी जो प्रैक्टिकल दुश्वारियां हैं इसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि कई देशों से होकर के गुजरना है, मिडिल ईस्ट के देश हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है। ठीक है कि वो अमेरिका का भी एलाई है, हमारे भी अच्छे संबंध हैं सऊदी अरब से, पर वो जो रूट है उसको सुरक्षित कर लेना कि ये हमारा रूट है और सभी देश उस पर राजी हो जाएं, सबके स्टेक्स उसमें आ जाएं और वो यूरोप तक पहुंच जाए। प्रैक्टिकल दुश्वारियां तो उसमें बहुत हैं, उसमें समय तो बहुत लगने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल आईमैक की है कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए मिडिल ईस्ट का शांत होना जरूरी है। एक ऐसा इलाका है जिसका दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस और वॉर्स वाली हिस्ट्री रही है। तो ये अपने आप में एक सबसे पेचीदा स्थिति है इस प्लान की कि भाई इसके लिए मिडिल ईस्ट चाहिए, और मिडिल ईस्ट कभी युद्ध के बिना एक दशक नहीं बिता सकता। आप अभी की चिंता छोड़िए, गाजा और फिलिस्तीन वाली लड़ाई को तो इजराइल और अमेरिका किसी तरह दबा लेंगे और ये सीजफायर टिक जाएगा, पर आप ईरान की स्थिति देखिए। हम और आप जब अभी बात शुरू कर रहे थे तो आपने कहा कि आप तो किसी पत्रकार के साथ ये तय कर रहे हैं कि कितने दिन में लड़ाई शुरू होगी। इस इलाके में जहां इस तरह की कवायतें लगती हो, वहां इस तरह की ग्रैंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का होना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है ये गुडविल और भारत और इजराइल और दूसरे देशों के, मतलब ये मठ बसने वाला नहीं है। मेरा मानना यह है कि मिडिल ईस्ट को अभी बहुत वक्त लगेगा एक स्टेबल पॉलिटिकल रूप लेने में। ये बड़ा पेचीदा इलाका है जहां पे अभी भी मोनार्कीज हैं, थियोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, प्लेयर्स हैं। ये ऐसा लगता है जैसे आज से 100 साल पहले यूरोप हुआ करता था। तो इस इलाके की मुझे मतलब बुनियादी तौर पर मुझे ये लगता है कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हमेशा स्केची, अनप्रिडिक्टेबल टेरेन में ही रहने वाला है, और इसमें ना भारत की कुछ कमी होगी, ना इजराइल की और अमेरिका की कुछ कमी होगी। ये वो जमीन ही ऐसी है जिसपे कुछ टिकाऊ काम होना नामुमकिन सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।